आज हमारे हिस्ट्री का पाठ है, नाम है नंद तक मगध साम्राज्य का उदय। हम लोगों ने जनपद और महाजनपद पढ़ लिया था। अब नंद तक यानी जो नंद वंश था वहां तक जो मगध का उदय कितना हुआ था, हमने अभी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि महाजनपद कितने थे। तो 16 महाजनपद थे, हमने उसके बारे में बताया था। और वो महाजनपद मतलब कौन से महाजनपद बड़े थे, उसमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये मगध महाजनपद के ऊपर जो शासन व्यवस्था है वो बढ़ती गई और उसके बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट सा, मगध महाजनपद पे कुल 7 शासकों ने, 7 वंशों ने राज किया। HSN हर्यक वंश, S से शिशुनाग वंश, N से नंद वंश। इस पाठ के अंदर हम इन 3 वंशों को पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है नंदों तक मगध साम्राज्य का उदय, यानी नंदों तक मगध साम्राज्य कितनी उन्नति पर गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके आगे और भी साम्राज्यों ने राज किया था। M से मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, कर्ण वंश। ठीक है, ये एक वंश था। और आखिरी होता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 1 2 3 5 6 7 7 वंश थे, आखिरी में 7 आ रहा है। आपको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में HSN MSKS। ठीक है, ये 7 वंशों ने शासन किया था मगध के ऊपर। हम इस पाठ के अंदर नंद वंश तक पढ़ेंगे, आगे के वंशों को भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले हर्यक वंश से शुरू करते हैं। इसके अंदर कुल 3 राजा आए। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। उसके बाद से ये 3 तो योग्य राजा थे। हर एक वंश के अंदर राजा तो बहुत सारे होते हैं, मगर उन राजाओं में जो योग्य होता है उनके बारे में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो 3 योग्य थे। उसके बाद जो आए वो सब बकलोल थे, बहुचर थे। उनको मतलब मालूम ही नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राजा बन गए। ठीक है, तो ये वो आगे के थे। उसके अंदर मुंड नाम का आता है। फिर आखिरी आता है नागदशक। सबसे आखिरी राजा इसका नागदशक था हर्यक वंश का। हम हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मगध का साम्राज्य विस्तार जानते हैं, मगध साम्राज्य का उदय जानते हैं। तो मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कई महाजनपद थे, लेकिन सबसे ज्यादा मगध के उदय क्यों हुआ, क्योंकि मगध महाजनपद में एक रफली मैप बना लेंगे। मगध महाजनपद यहीं पर था। ठीक है, एम लिख देता हूं। मगध महाजनपद की उन्नति सबसे ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि मगध महाजनपद के पास इंसान को उस समय रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो सबका सब यहाँ पर मिल गया था। उस समय लोहे की खोज हुई थी और मगध के पास लोहे की कई खदानें मिली थी, जिसके कारण लोगों की पूर्ति हो जाती थी। जैसे कि उस समय लोहे की खोज होने के कारण बहुत सारा काम लोहे के ऊपर हो गया था। तांबा और कांसा हर जगह नहीं मिलता था, और जहां मिलता था वो महंगा मिलता था। इसीलिए लोहे की खोज हुई। लोग अब लोहे की तरफ ज्यादा बढ़ने लगे, लोहे की चीजें बनाना शुरू कर दिए। तो उसके लिए लोहा भी तो चाहिए। तो लोहा कहाँ से मिलता था? मगध के अंदर खदानें बहुत थी। तो लोग कहाँ जाके, जहाँ पे खदान रहेगी वहीं जाके बसेंगे। आसपास के एरिया में बस गए और यहाँ पे लोगों का बसाव होने लगा। पहला कारण नंबर 2, यहाँ पर गंगा नदी और सोन नदी, फिर उसके बाद से
और भी कई सारी नदियां थी जो यहाँ से निकलती थी। उन नदियों के होने के कारण यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी। तटीय इलाका बहुत ज्यादा बढ़िया था। उस समय कोई हेड पंप था नहीं, मोटर था नहीं कि बटन दबाओ पानी भव फेंकने लगेगा खेत पड़ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं था। नदियों के किनारे इंसान बसते थे। नदियों के, हमारी प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे क्यों बसी? क्योंकि उनको पीने के लिए, खाने के लिए, बाकी कार्यों को करने के लिए भी पानी आराम से मिल जाता था। और यही कारण था कि मगध महाजनपद में इतना बड़ा मतलब लोग जाके वहां पे बसने लगे। तीसरा कारण क्या था? मगध महाजनपद के जो शासक थे यानी राजा, वो योग्य थे, बहुत ज्यादा पराक्रमी थे। और कहा जाता है कि एक टीम कितनी भेड़ देखते हो ना, बहुत बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन लीडर उनका अच्छा नहीं होता, इसलिए बकलोल कहीं की इधर उधर मुंह मारती रहती हैं, इतनी बड़ी मात्रा में होते हुए भी। और आप जंगल के शेर को देखो, अकेले खड़ा रहता है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे जाके कुछ कह दे, ठीक है, क्योंकि उसका लीडरशिप इतना अच्छा होता है कि वो कहता है कि चलो खत्म करो तो मतलब खत्म करो, ठीक है। तो लीडरशिप यहाँ पे मतलब जो था, नेतृत्व करने के लिए जो राजा हुए, वो राजा बहुत अच्छे थे, वो नेतृत्व बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। उन राजाओं के कारण भी मगध महाजनपद के साम्राज्य में धीरे धीरे विस्तार होने लगा, उन्नति होने लगी, लोग आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, मगध महासाम्राज्य का उदय कैसे हुआ। मगध के उत्कर्ष का कारण, मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था, मतलब मगध आगे की तरफ क्यों बढ़ने लगा। मगध साम्राज्य में जो राजा थे वहां के, जो सबसे पहले माना जाता है कि मगध के ऊपर महाभारत काल में प्रद्रथ नाम का कोई राजा हुआ करता था। तो ये महाभारत काल एक मान के चलिए कि पुख्ता कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में मानते हैं। तो प्रद्रथ ने ना उस समय बहुत कुछ किया था, उस समय मगध को बसाया था और उसने ही मगध को आगे बढ़ाया था, ठीक है। लेकिन उसके समापन होने के बाद लिखित एक स्वरूप जो हमको मिलता है वो हर्यक वंश से मिलता है। और हमारे भारत का जो सबसे पहला वंश माना जाता है वो भी जैसे लिखित स्वरूप में, तो राजा महाराजाओं में हर्यक वंश से ही शुरू किया जाता है, ठीक है। तो हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये बहुत पराक्रमी थे। इन्होंने अनेक राज्यों को विजित किया, अपने लोगों को नई नई सेवाएं दी, नए नए हथियार बनाए, नई नई चीजों को, तकनीकों का आविष्कार किया, जिसकी वजह से ये मगध महाजनपद बहुत आगे तक गया, बहुत विस्तृत हुआ, ठीक है। तो ये उसके उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण था, यहाँ के प्रमुख राजा का नदियों का होना। इसका मगध के विस्तार के अंदर एक बात और खास थी, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत की जो, यहाँ से विंध्याचल पर्वत वैसे तो मध्य भारत में है, लेकिन ये पर्वत ऐसे होते होते ऊपर तक चली जाती है। इसका मतलब कुछ टुकड़ा ऊपर तक चला जाता है। अब पर्वत इतना बड़ा है तो उसका टुकड़ा तो कोई छोटा सा होगा नहीं, ढेला बराबर, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो पहाड़ों के कारण ये घिरा रहता था। इसकी सामरिक दृष्टि भी बहुत अच्छी थी। कोई बाहरी अगर आक्रमण करना चाहता था ना तो बहुत मुश्किल पड़ता था, वो आक्रमण नहीं कर पाता था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे और ज्यादा विकास हुआ, लोग निश्चिंत और सुरक्षित महसूस करते थे, ठीक है। वर्तमान में जैसे अभी अमेरिका की स्थिति है, दोनों तरफ महासागर है और ऊपर और नीचे के जो देश हैं वो नल्ले हैं, उनके बस की कुछ है नहीं, और वो बहुत अच्छा सुरक्षित वहाँ के लोग महसूस करते हैं। इसीलिए अमेरिका में जाने के बाद कोई किसी को भी गाली देता है, कोई बोलने वाला नहीं है उनको, ठीक है। हम अब हर्यक वंश का शुरुआत करेंगे कि हर्यक वंश के अंदर कौन कौन राजा थे और क्या उन्होंने किया। तो हर्यक वंश के अंदर सबसे पहले राजा बिंबिसार आते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी, ठीक है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 1543 में की थी और उसने अपना शासनकाल शुरू किया था। ये ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व मैंने आपको पहले ही बता दिया है, समय उल्टा चलता है, ठीक है। समय उल्टा नहीं चलता, मतलब हम उसको जो गिनते हैं ना वो उल्टा गिनते हैं, और ईस्वी को 0 मानते हैं, उसके बाद से हम सीधा गिनते हैं, ठीक है। तो उल्टा चल रहा था। 553 से 441 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने शासन किया। इसने हर्यक वंश की स्थापना की और इसने हर्यक वंश को बहुत उन्नति तक पहुंचाया। बिंबिसार के शासन काल के समय ही महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध हुआ करते थे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। बिंबिसार के समय बिंबिसार एक बात जानता था कि मैंने अभी नया नया राज्य बनाया है, और कोई भी अगर मार्केट में नया दुकान खुलता है तो सारे लोग उसको बंद करवाने के चक्कर में रहते हैं। आपने देखा होगा, एगो फोचका वाले के पास, एगो गोलगप्पा वाले के पास, एगो और जाके खोल देगा तो वो कहता है कि वो उसको गाली देगा और उससे लड़ाई कर लेगा। अब वो नया नया है तो लड़ाई करना चाहेगा नहीं, और ये बार बार लड़ाई के लिए उकसाएगा।
तो जो नया है वो एक दिमाग लगा सकता है, वो बुद्धि ये कर सकता है कि वहाँ की जो पहले की दुकानें हैं ना, जो पहले से बसी पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा उनका प्रभुत्व है, उन दुकानों से दोस्ती कर ले, ताकि लड़ाई के वक्त वो दुकानदार उसकी सहायता करे। बिंबिसार ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसने किया ये कि अपने पड़ोसी जो देश थे उसके बगल वाले, उसने उन सबको, मतलब तरीके अलग अलग थे लेकिन सबको मित्र बनाने की कोशिश की। किसी के साथ विवाह कर लिया, किसी की बेटी के साथ। तो हमारे भारत का एक रिवाज है, दामाद को भगवान मानते हैं, ठीक है, तो वो दामाद बन जाता था, जिसकी वजह से वो लोग दामाद के कारण उसकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। एक बात तो ये थी। साथ ही साथ बिंबिसार ने एक काम और किया, उसने जो राज्य ज्यादा ऐंठता था और वो छोटा था मगर फिर भी अकड़ थी, उसको क्या किया, हमला करके जीत लिया। और कुछ जगह तो बुद्धि और कूटनीति का उपयोग किया उसने, जिसकी वजह से बिंबिसार ने अपने मगध साम्राज्य को सुदृढ़ बना दिया। यानी कि उसने बहुत अच्छे से अपने शासनकाल को चलाया था। तो ये था, बिंबिसार ने अपने शासनकाल में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाणक्य ने खुद कहा था कि वैवाहिक संबंध साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जरूरी क्या मतलब, मान के चलिए, मतलब एक बहुत अच्छा तरीका होता है वैवाहिक संबंध, हमारे हिंदुस्तान में तो और ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद आप उसके रिश्तेदार बन जाते हैं और रिश्तेदार पे कोई हाथ उठाता नहीं है, ठीक है। बिंबिसार ने कई शादियां की, जिसमें पहली थी कौशल, उत्तर प्रदेश में जस्ट यहीं पर। ये उत्तर प्रदेश समझ लीजिए। कौशल एक देश था उस समय, महाजनपद था। इसके जो राजा थे प्रसेनजीत और उनकी बहन थी कौशल, उसकी बहन का नाम भी कौशल था। बिंबिसार ने कौशल के साथ विवाह कर लिया। कौशल के साथ विवाह कर लिया तो हुआ क्या कि कौशल बन गई पत्नी और वो बन गए, क्या बन गए, जीजासाला, ठीक है। जीजासाला बन जाने के बाद अब कोई अपने जीजा को मारेगा तो है नहीं, जानते ही है उत्तर प्रदेश का रिवाज, ठीक है। तो वो कोई अपने जीजा पे हाथ उठाएगा नहीं, जिसकी वजह से, और साथ ही साथ विवाह किया है तो दहेज भी मिलेगा। कौशल साम्राज्य ने बिंबिसार को दहेज में, आज आप काशी घूमने जाते हैं तो कितना बड़ा काशी है, उसने पूरा काशी ही दान में दे दिया दहेज में, लो बेटा ऐश करो, ठीक है। साथ ही साथ आज के टाइम में अगर किसी को 1 लाख रुपए मिल जाता है तो सोचता है कितना ज्यादा है। उस समय कौशल महाजनपद ने बिंबिसार को दहेज के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, ठीक है। समझ जाइए कि उस समय राजा थे तो बड़े बड़े आदमियों को बड़ा दहेज होता है, तो इतना बड़ा दहेज उनको मिला था। ये पहला उपलब्धि थी बिंबिसार की साम्राज्य विस्तार में, कि उसके हाथों में एक कौशल नाम का राज्य आ गया था, ठीक है, एक क्षेत्र आ गया था, काशी भी जुड़ चुका था, ठीक है। और कौशल के राजा प्रसेनजीत उसके मित्र बन चुके थे, तो उससे अगर कोई ऐंठता तो वो क्या करते, चलो आ जाओ भाई मारने चलते हैं, ठीक है, जैसे आज के टाइम में हम फोन करके बुला लेते हैं, ठीक है। तो पहला ये हुआ। दूसरा वज्जी एक और महाजनपद थी वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही। वज्जी के राजा थे चेटक और उनका साम्राज्य था, और उनकी बहन का नाम था चेलन्ना। चेलन्ना के साथ बिंबिसार ने शादी कर ली, यानी कि 2 शादियां की। अभी शादियां का लिस्ट यही खत्म नहीं होता, और भी है, समझिए। उन्होंने चेलन्ना के साथ शादी कर ली। शादी होने के बाद क्या हुआ कि लिच्छवी साम्राज्य के साथ मित्रता हो गई। उस समय लिच्छवी साम्राज्य बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा था। अब मान के चलिए किसी के साथ संबंध रिश्ता बन गया, तो अगर वो कोई उन्नति वाला काम कर रहा है तो हम कहेंगे अरे हमारे देश में भी एक कुआं खुदवा दीजिए ना, कैसे पानी निकलता है बता दीजिए, तो वो खोद ही देगा, ठीक है, क्योंकि अब वो मना तो कर नहीं सकता। वही काम किया बिंबिसार ने। बिंबिसार ने हर एक मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाया, ठीक है। ये 2 शादियां बिंबिसार के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लड़की के साथ साथ बहुत बड़ा दहेज मिला था उसको, ठीक है। बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ बिंबिसार ने और क्या किया वैवाहिक संबंध में, उसने मंदरा, छोमा, ये 2 कन्याएं, और जैन धर्म पढ़ते हैं ना तो जैन धर्म वाले कहते हैं कि ऐसी 2 कन्याएं और थी जिनके साथ बिंबिसार ने शादी की। छोमा, मंदरा, इन कन्याओं के साथ वो शादी करता था, और ये कन्याएं वो ऐसी वैसी नहीं पटाता था, पटाता भी था और विवाह भी ऐसी कन्याओं के साथ करता था जैसे कि जो बड़े साम्राज्य की रानी बनने वाली हो और माँ बाप की इकलौती औलाद हो, ताकि पिता के निपटने के बाद सफा जायदाद हमारा बन जाए, ठीक है।
बिंबिसार बहुत बुद्धि का तेज था, ठीक है। तो वैवाहिक संबंध में उसने करीबन 6-7 शादियां की, ठीक है। वैवाहिक संबंध के कारण जहां पे दहेज मिल गया मोटा रकम वो ठीक, और जहां पे दहेज नहीं मिला वहां पे मित्रता हो जाती थी, यानी कि किसी और के साथ अगर वो लड़ने जाएगा तो पीछे से उनको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिंबिसार का ये वैवाहिक संबंध था। उसके बाद से आता है साम्राज्य विस्तार। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार में, अभी मैंने बताया जैसा कि काशी को जोड़ लिया था, उसके बाद से उसने लिच्छवी गणराज्य को मित्र बना लिया था, यानी कि वहां से आवाजाही और व्यापार वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है एक दूसरे राज्य से वो शुरू हो गया था, ठीक है। लिच्छवी हो गया, फिर वज्जी, वत्स, और उसके बाद से सबसे बड़ा आता है साम्राज्य विस्तार में अवंती को जोड़ लिया था बिंबिसार ने। अवंती जो कि यहाँ पर था, महिष्मती जिसकी राजधानी थी, हमने अभी पढ़ा जहाँ का बाहुबली था, ठीक है। तो उस समय बाहुबली नहीं था, ठीक है। अवंती के राजा थे चंड प्रधोप, उनको हो गया था लूज मोशन। लूज मोशन समझते हैं ना, अरे उनको दस्त लग गया था, ठीक है। उनको दस्त के मारे तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनके राज्य में ऐसा कोई वैद्य ही नहीं था, वैद्य मतलब समझ रहे, डॉक्टर, जो कि उनका इलाज कर सके। तो बिंबिसार के शासन काल में इसके दरबार में सबसे बढ़िया वैद्य उस समय हुआ करते थे, नाम था जीवक। जीवक को बिंबिसार ने चंड प्रधोप के इलाज के लिए भेजा, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता था उसका इलाज जीवक ने कर दिया। बिंबिसार की इस कार्य के कारण जो चंड प्रधोप थे उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे ही मर जाता और मेरा राज्य वीरान हो जाता, आपने मेरी जान बचाई, यानी कि आज से मेरा राज्य आपका हो गया, ठीक है। तो एक तरह से अवंती के ऊपर भी साम्राज्य विस्तार माना जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में बिंबिसार ने अवंती को भी लपेटे में ले लिया। शासन प्रबंध, बिंबिसार का शासन प्रबंध कैसा था? बिंबिसार का शासन प्रबंध बहुत अच्छा था। बिंबिसार कठोर तरीके से पेश आता था, लोगों के साथ नहीं, अपने अधिकारियों के साथ। अगर आज का हमारा शासन क्या है, एक बार किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट पूछने ही नहीं आती कि बेटा तुम कर क्या रहे हो। पुलिस वाला नौकरी लगने से पहले सिक्स पैक रहता है, और नौकरी लगने के 1 महीने बाद ही उसका फैमिली पैक निकल जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई तगड़े अधिकारी नहीं है जो कि उनकी बातों को समझ सके, ठीक है, उनकी जांच कर सके समय समय पे। तो लेकिन बिंबिसार ऐसा नहीं करता था। बिंबिसार का शासन प्रबंध ऐसा था, बहुत कठोर था। वो तुरंत अपने साम्राज्य में जो अधिकारी थे उनकी जांच करवाता था समय समय पे, और कौन कौन से अपने पद के कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रहे उनको हटा भी दिया जाता था। न्याय व्यवस्था अच्छी थी। उसके बाद से साम्राज्य में जो महिलाओं की स्थिति वो भी अच्छी थी बिंबिसार के समय। बिंबिसार ने अपने शासन प्रबंधन में कहा जाता है कि बिंबिसार का जो दंड व्यवस्था था वो भी बहुत अच्छा था। अगर कोई गलती कर देता है तो उसको तरह तरह का दंड दिया जाता था। वो गरम सरिया करके दाग दिया जाता था, जीभ पकड़ के नोच के और काट दिया जाता था, इतना मतलब वो किया जाता था। कान को पकड़ के उखाड़ लिया जाता था, और उसके बाद से और भी बहुत तरह के, ज्यादा और ज्यादा उसने घिनौना काम कर दिया हो तो गला काट दिया जाता था। ये बिंबिसार का सजा इतना भयंकर था कि देख के लोग कांप जाते थे, ठीक है। कोड़े भी मारे जाते थे, कर के रूप में भी लगाया जाता था। बिंबिसार का शासन व्यवस्था। उसके बाद से आता है बिंबिसार का धर्म, यानी वो किस धर्म का था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन फिर भी अंत में एक मुद्दा पे पहुंचा जाता है। जैन धर्म वाले कहते हैं कि बिंबिसार का जो धर्म था वो जैन धर्म का था, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का था। अब किसकी बातें सही है किसकी गलत, वैसे कोई उस समय था नहीं, लेकिन जिन्होंने जो लिखा है उसके बारे में हम पढ़ के मानते हैं, ठीक है। शुरू में कहा जाता है कि बिंबिसार जैन धर्म का ही था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की बातों को सुनता था, समझता था, उसको अच्छा लगा, और वो बाद में बौद्ध धर्म में चला गया। तो ये बिंबिसार का धर्म था। बिंबिसार का अंतिम समय, बिंबिसार का अंतिम समय बड़ा दुखमय गुजरा। मतलब ये लगा लीजिए उसका कष्ट में ही, जितना अच्छा शौर्य, बलिदान और गाथाएं उसने अपनी जवानी में गाई, जितने गुनगुनाए उसने फूलों में, बागों में, अपनी पत्नियों के साथ गीत, वो सारा खत्म हो गया। बेचारे का अंतिम जीवन बहुत खराब था। उसके बेटे ने उसको उठा के कारावास में डाल दिया। उसके बाद से उसको खाना नहीं देता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, और अंत में बिंबिसार की मृत्यु उसके ही बेटे यानी अजातशत्रु ने कर दी, ठीक है। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता यानी पिता की मृत्यु करने वाला कहा जाता है।
तो बिंबिसार का अंतिम समय बहुत बकवास गया था, ठीक है। तो ये बिंबिसार का था। उसके बाद अब हम आते हैं अजातशत्रु पे। अजातशत्रु का शासनकाल 1492 से शुरू होता है और उसके बाद से अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त की थी। अजातशत्रु के समय ही बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी। संगीति मतलब सम्मेलन। बौद्ध धर्म में कई सम्मेलन हुए, करीबन 4 सम्मेलन हुए, ठीक है। वो पहला जो सम्मेलन था बौद्ध धर्म का, वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में उस समय जितने भी बौद्ध भिक्षु भी आए थे उन सब के खाने का, रहने का, ठहरने का और फिर उनकी सारी सेवा पानी का खर्चा सब अजातशत्रु ने संभाला था। अजातशत्रु ने शुरू में ये भी जैन धर्म का था लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का हो गया, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अजातशत्रु जब मरा माना जाता, और कई लेखों में ऐसा माना जाता है ना कि जब ये बिंबिसार की मृत्यु हुई तो अजातशत्रु अवंती का उपराजा था, राजा नहीं उपराजा, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होता है ना, उसी तरह राजा के नीचे उपराजा, अवंती का उपराजा था अजातशत्रु। इसकी मृत्यु का कारण भी माना जाता है कई जगह और कई जगह नहीं भी माना जाता है। तो सबसे ज्यादा वोटिंग किया जाता है तो माना ही जाता है, ठीक है। किसी ने ही अपने पिता को मारा था। अजातशत्रु अवंती का राजा था। माना जाता है कि अजातशत्रु के किसके पुत्र था और इसके माता पिता का क्या नाम था, इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है। बस ये कहा जाता है कि इसके पिता का नाम बिंबिसार था, ठीक है। माता के नाम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अजातशत्रु के कई भाई थे और जो बिंबिसार था वो कहा जाता है कि वो किसी और को राजा बनाना चाहता था, जो कि अजातशत्रु को अंदर ही अंदर दहकती रही और आखिरकार उसे एक दिन मौका मिल गया। उसने उठाया खंजर और अपने ही बाप का फाइल निपटा दिया, ठीक है। अजातशत्रु ने ही बिंबिसार का फाइल निपटा दिया और खुद राजा बन गया। अजातशत्रु के राजा बनने के बाद कई परिवर्तन आए। उसने बहुत कुछ नया किया। जब बिंबिसार था तो हमारी उस समय राजधानी राजगिरी थी, अभी भी राजगिरी थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार। अजातशत्रु ने क्या साम्राज्य विस्तार किया? अजातशत्रु ने भी उन्हीं तीनों राज्यों को दोबारा से जीता, कोसल, वज्जी और अवंती। जिन 3 राज्यों को बिंबिसार पहले ही जीत चुका था उसी को इसे दोबारा जीतना पड़ा। समझिए कैसे। जब अजातशत्रु राजा बना तो कौशल की जो रानी थी वो खुद मर गई। यानी कि कौन थी? कौशल की प्रसन्नजीत की बहन, ठीक है। प्रसन्नजीत की जो बहन थी उसने खुद आत्महत्या कर ली पति के मरने के कारण। तो आत्महत्या करने के बाद जो कौशल थी उसने आत्महत्या कर ली और फिर उसके बाद से यहाँ के जो राजा थे वो नाराज हो गए। उन्होंने काशी को वापस ले लिया जो दहेज में दिया था, और 1 लाख जो वार्षिक कर दे रहे थे, कर क्या वो दहेज दे रहे थे, वो भी वापस ले लिया। जिसके कारण अजातशत्रु ने कौशल पर दोबारा से हमला कर दिया और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अजातशत्रु एक पराक्रमी राजा था, भले ही कोई कितना ही बकलोल क्यों ना हो घर में, बस बाहर डंका बजना चाहिए, ठीक है। अजातशत्रु ने कौशल के ऊपर हमला किया, कौशल को पूरा मतलब बहुत नुकसान पहुंचाया और बराबर का टक्कर था। जितना कौशल अजातशत्रु को नुकसान पहुंचा था उतना ही अजातशत्रु कौशल को नुकसान पहुंचा था। समय बीतता गया और आखिर में परेशान होकर कौशल के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु के साथ कर दी, ठीक है। तो फिर से उन्होंने काशी को दहेज में दे दिया दोबारा से। जो काम इसके पिता के साथ किया था वही काम अजातशत्रु के साथ हुआ, ठीक है। तो ये कौशल का था। फिर वज्जी को दोबारा अजातशत्रु को क्यों जीतना पड़ा? क्योंकि वज्जी की जो थी चेलन्ना, जो कि चेटक की बहन थी, वो भी रुष्ट होकर वो रुष्ट हो गई थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी। और उसके जो 2 पुत्र थे वो दोनों पुत्रों को बिंबिसार ने 18 लड़ी वाला वो कहते हैं अरे रत्नों का हार दिया था, हीरे का जड़ा हुआ हार, 18 लड़ी वाला। और अजातशत्रु कह रहा था कि वो हार मुझे दे दो, मगर वो जो बेटे थे चेलन्ना के वो कह रहे थे कि नहीं, ये नाना ने हमें, ये दादाजी ने हमें दिया है, हम नहीं, पिताजी ने हमें दिया है। और वो बात नहीं माने और भाग के चले गए कहाँ? अपने नाना के पास, यानी कि अपने ननिहाल, जो कि कहाँ था? वज्जी में, चेटक राज्य में। जब वहां गए
तो अजातशत्रु को गुस्सा आ गया, मेरे को बताए बिना कैसे भाग गए। अजातशत्रु गुस्से में क्या किया, वज्जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। वज्जी के ऊपर आक्रमण करने का एक और कारण माना जाता है, क्योंकि वज्जी और मगध के बीच के अंदर एक नदी थी, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, वहां पे रत्न बहुत ज्यादा निकलते थे और वज्जी उन रत्नों को हमेशा से निकाल रहा था, मगर अजातशत्रु चाहता था कि अब उन रत्नों को हम निकालें, मगर वज्जी दे नहीं रहा था। तो ये कारण भी था कि वज्जी के ऊपर आक्रमण किया और लसार लसार के मारा। ठीक है, तो अजातशत्रु के साम्राज्य विस्तार में अगला आता है अवंती। अवंती का हुआ क्या, क्योंकि चंद्रप्रद्योत ने अवंती को उस समय दे तो दिया था, लेकिन उनके जब मृत्यु हुई बिंबिसार की और खबर फैला कि अजातशत्रु ने मारा है, तो चंद्रप्रद्योत गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैंने जो अपना साम्राज्य दिया था वो मुझे वापस दो, क्योंकि मैंने ये साम्राज्य बिंबिसार जैसे एक योग्य आदमी को दिया था, ना कि तुम्हारे जैसे कुपाती को दिया था। उन्होंने अपना राज्य वापस ले लिया, तो इसको भी गुस्सा आया, इसने हमला कर दिया। इसने अवंती को जीतने के लिए वर्षकार नामक एक वर्षकार गुप्तचर समझते हैं ना, जो अंदर की भेदों को बाहर बताता है। हाँ, यहाँ से रास्ता है, महल के नीचे से कोयले वाला रास्ता है, अंदर आ जाना। हाँ, अरे ये राजा का घर है और ये राजा के कमरे के बगल वाला खजाने वाला घर है। ठीक है, पहले खजाना लूटेंगे फिर राजा को मारेंगे, नहीं पहले राजा को मारेंगे फिर खजाना लूटेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें वर्षकार कहाँ पहुंचाता था, अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु की सेना पूरी तरीके से तैयार, उन्होंने चारों ओर से अवंती को घेर लिया और महज कुछ ही दिनों के अंदर अवंती का फाइल निपटा दिया, राजा को भी निपटा दिया और खजाना भी लूट लिया। ठीक है, उसके बाद से इसकी भी मृत्यु भी बेचारे की ऐसी हुई, क्योंकि इसके पुत्र उदाईन, उसका नाम था उदाईन, उसने अजातशत्रु को मार दिया। इसने अपने बाप को मारा, उसने इसको मार दिया, अपने बाप को। ठीक है, तो पूरे वंश में ना सब अपने बाप को मारते ही रहे। ठीक है, राजा बनने के लिए ये ऐसा वंश था, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पिता को मार मार के राजा बने थे बकलोल सब। ठीक है, तो इसकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी इसके बेटे के द्वारा, मगर कई बात में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं हुआ था। जब इसकी मृत्यु हुई थी अजातशत्रु की, तो उदाईन अवंती में था और वो अवंती का उपराजा बना हुआ था। ठीक है, वहां का शासन व्यवस्था संभाल रहा था, ना कि उसने अजातशत्रु का निपटाया था। ठीक है, अजातशत्रु के धर्म के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म का था, क्योंकि जैन धर्म में होने का कुछ कारण माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म वाले अजातशत्रु को पापी नहीं कह रहे थे, इसको पितृहंता नहीं कह रहे थे, क्योंकि इसने अपने पिता को मारा था, तो इसको पितृहंता कहना चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं थे। अब बौद्ध धर्म वाले खुलेआम कहते थे तूने अपने बाप को मारा है, तू पापी है, तो वो कहता था कि मैं बौद्ध धर्म में जइबे नहीं करूंगा, मेरे को गलत बोलते हैं सब। ठीक है, ये जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म के महावीर स्वामी से बहुत बनता था इसका। ठीक है, एक कारण और बताया जाता है कि इसकी जो पत्नी थी अजातशत्रु की, जो यहाँ से आई थी कौशल से, जैसा कि मैंने अभी बताया, दोबारा से कौशल नरेश ने अपनी बेटी की शादी की थी। ठीक है, तो वो बहन लगती थी महावीर स्वामी की, माना जाता है कुछ ग्रंथों में, जिसकी वजह से महावीर स्वामी की तरफ इसका रुझान ज्यादा था। मगर अजातशत्रु कहा जाता है कि समय बीतता गया और ये बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। बौद्ध धर्म में शामिल होने के कारण ही अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो बौद्ध संगीति करवाई थी, यानी भारत की पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने करवाई थी। और उस समय इसके जो संगीति करवाते टाइम जो इसके वो थे, जो करवाने वाले थे, वो थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप इसके मंत्री थे। मंत्री महाकश्यप और बौद्ध गौतम बुद्ध में माना जाता है कि वाद विवाद हुआ था, जिसमें महाकश्यप हार गए और महाकश्यप अपने 5000 लोगों के शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से था मगध साम्राज्य में। हमने अभी केवल हर्यक वंश पढ़ा है, कल पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और फिर पढ़ेंगे नंद वंश, उसके बाद ये खत्म होगा। आप इसको खासकर ध्यान रख लेना, बाकी सब आप देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।